सदन जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म में मानने वाले दार्शनिकों का सदन है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में मानने वाले दार्शनिक कौन है? जो जानते हैं कि लाइफ का अपना कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। लाइफ का अपना इनहेरेंट मीनिंग होने का मतलब क्या है महोदय? कि लाइफ जो अपने आप में कंट्राडिक्शन से भरी है, यानी कि लाइफ का अपना इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। उस केस में इंसान अपना मीनिंग जो है खुद क्रिएट कर रहा है। अगर इंसान अपना मीनिंग खुद क्रिएट कर रहा है, यानी कि वो एग्जिस्ट अपने आप में नहीं कर रही है। अगर वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रही है लाइफ की मीनिंग, तो वो अपने आप में मिथक होगी। महोदय किस प्रकार से होगी मैं आगे बताएंगे। अब महोदय कोई भी व्यक्ति, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति तर्क देगा और उसका जो है फाइनल कोई तर्क आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एंड में जो है मीनिंग अपने आप में नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? कि वो अपने आप में मीनिंग जो है मिथ्या। और अगर हम क्रिएट भी कर रहे हैं अपने आप में, तो क्रिएट करना जो है अपने आप में मिथ्या है, क्योंकि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमारा टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर हमने बनाया है वो। इसका कारण क्या है महोदय? क्योंकि एंड रिजल्ट तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि ह्यूमन अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अगर ह्यूमन अपने आप में परफेक्ट नहीं है तो उसको वो कोई भी तर्क देगा, कोई भी तर्क में अगर वो विश्वास करेगा तो उसमें वो उसके अगेंस्ट जो है कंट्राडिक्शन अपने आप में तो इनहेरेंटली अपने आप में डेवलप करेगा या बाहर से आएगा। तो यानी कि तर्क की अपनी कोई सीमा नहीं है। तर्क की अपनी सीमा नहीं है, तो तर्क के विरोध जो आएगा, प्रतिवाद आएगा, जो वाद के विरोध जो प्रतिवाद आएगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अगर सीमा नहीं है तो अपने आप में महोदय एग्जिस्ट जो है, वो जो फाइनल साइकिल है, जो संवाद पे हमने पहुंचना है, वो पहुंचेंगे नहीं। वाद अपने आप में क्या होता है महोदय? वाद जो है मनुष्य के मन में उठने वाले तर्क हैं। तर्क कोई टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। टाइम एंड स्पेस जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, अर्थात तर्क अपने आप में जो है कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अगर तर्क अपने आप में चेंज होगा तो उस तर्क उसको जो हम जो उसको वाद बोल रहे हैं। और वही उस समय की सोशल कंडीशनिंग, उस समय का जो क्राइटेरिया, उस समय का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उससे आ रहा है वो तर्क। यानी कि वो तर्क अपने आप में कांस्टेंट नहीं। उसके अगेंस्ट आएगा क्या? उसके अगेंस्ट आएगा जो वाद है, जो कि तर्क है, उसके अगेंस्ट आएगा प्रतिवाद। प्रतिवाद भी उसी के अगेंस्ट आ रहा है। तो अगर तर्क अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, वाद अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, तो उसके अगेंस्ट है प्रतिवाद, वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी बदलता रहेगा। यानी कि जो हमें फाइनली संवाद पे पहुंचना है। संवाद क्या है अपने आप में महोदय? संवाद है वाद प्रतिवाद की जो कंटिन्यूअसली जो श्रृंखला चली आ रही है, उस पर रोक लग जाना, उस पर समाप्ति हो जाना, उसके बाद एक परफेक्ट स्टेट की उत्पत्ति होना। वो परफेक्ट स्टेट वो होगी जहां पर जो है ये वाद और प्रतिवाद की रिलेवेंसी खत्म हो जाए। यानी कि ना तो वाद एग्जिस्ट करे ना तो प्रतिवाद एग्जिस्ट करे, बस संवाद एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि ना तो तर्क होगा ना उसके अगेंस्ट जो है तर्क, दोनों एग्जिस्ट ना करे। जो फाइनल हम जिस पे पहुंचे एंड प्रोडक्ट, वो पूर्ण रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए। वो परफेक्ट स्टेट अपने आप में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो हम बता रहे हैं, वाद अपने आप में बदल रहा है, उसके अगेंस्ट होने वाला प्रतिवाद बदल रहा है। तो इसीलिए उसका जो एंड गोल है, एंड प्रोडक्ट है, वो भी अपने आप में कभी भी कांस्टेंट होगा नहीं। ठीक है महोदय, इसके लिए हम जो है मनुष्य, अब मिथक का मतलब समझ लेते हैं महोदय। मिथक वो है जो मनुष्य को जो लग रहा है कि वो ढूंढ लिया, उसने संवाद पे पहुंच गया, लेकिन वो अपने आप में इनहेरेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या तो खुद क्रिएट कर रहा है। अगर खुद क्रिएट कर रहा है मनुष्य, यानी कि वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग नेचर में नहीं है। अब इसको हम दो आयाम पे समझेंगे महोदय। एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा सोशल एस्पेक्ट में। मनुष्य का जो तर्क है अपने आप में आता कहां है? वो आता है ब्रेन में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में भी कहां आता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि मानव मस्तिष्क में होता है, उसके अंदर वो तर्क आता है। और उस तर्क के अंदर अगेंस्ट जो है हमारा जो वाद है, उसके अगेंस्ट जो प्रतिवाद आता है, वो एमिगडाला में आता है, मानव मस्तिष्क में। यानी वाद और प्रतिवाद इंडिविजुअल लेवल पे ही हम देख सकते हैं कि वाद और प्रतिवाद का जो कांस्टेंट क्लैश है वो हो रहा है। और वो वाद जो है बदलता रहेगा, क्योंकि बाहर की कंडीशनिंग बदल रही है। अगर बाहर की कंडीशनिंग बदल रही है, वाद बदल रहा है, प्रतिवाद बदल रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे ही मनुष्य अपने आप में ही संवाद पे नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में एक सिस्टम में रह रहा है और सिस्टम कंटिन्यूअसली बदल रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे मनुष्य जो है वो वाद प्रतिवाद के फॉर्म में जो है इंडिविजुअल लेवल पर रुक नहीं पा रहा है। अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे रोक नहीं पा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, तो किस प्रकार से जो है संवाद पे स्थिति में पहुंचे? अगर संवाद की स्थिति बन ही नहीं सकती है, तो फिर संवाद की स्थिति अपने आप में ही मिथक हो जाएगी महोदय। उसके बाद सामाजिक स्तर पे समझे महोदय, तो मनुष्य एक जो है सिस्टम में रहता है। वो सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो एक विचारधारा से, हम विचारधारा से देखते हैं कि हिस्टोरिकली कंटिन्यूअसली विचारधाराएं आती रही हैं, चाहे सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो। लेकिन अगर संवाद होता, यानी कि
एंड प्रोडक्ट आता तो अभी जो मौजूदा विचारधारा होती जो दुनिया में रूल करी है उसके जो प्रीवियस विचारधाराएं हैं वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ग्लोबल ऑर्डर आज के दिन किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से रन कर रहा होता तो उससे पहले के जो विचारधारा, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। वो पर्टिकुलर विचारधारा स्थायी होनी चाहिए थी, वो संवाद होते रहना चाहिए था उसके जो प्रीवियस विचारधारा। मिश्रण को हम संवाद नहीं मानेंगे महोदय। जो दो अगर किसी दो चीजों से प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम संवाद नहीं मानेंगे महोदय। तो अगर कोई विचारधारा ये क्लेम करे कि वो मिश्रण है तो अपने आप में संवाद नहीं है, क्योंकि महोदय संवाद का मतलब है बैलेंस क्रिएट कर लेना, वो उस स्टेट पे पहुंच जाना जहां पर अब दोनों जो है वाद और प्रतिवाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम सिंक्रेटिक कल्चर का उदाहरण ले, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सिंक्रेटिक कल्चर जो है मिश्रण से उत्पन्न हुआ है, वाद और प्रतिवाद से उत्पन्न हुआ है, लेकिन सिंक्रेटिक कल्चर में दोनों ही प्रीवियस कल्चर के वाद और प्रतिवाद मौजूद होते हैं। तो यानी कि आप संवाद पे पहुंचे नहीं, वहां अपने आप में इनहेरेंट जो है वो है क्लैशेस है। तो इसका और दूसरा महोदय आज के दिन अगर हम ग्लोबल ऑर्डर में बात करें तो ये माना जाता था कि एक कम्युनिज्म के उदाहरण के रूप में विचारधारा आई। कम्युनिज्म की विचारधारा जो है आज के दिन अगर हम उसे संवाद मान लेते तो वो आज भी रूल करनी चाहिए थी, एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, पर आज जो दूसरी और भी विचारधारा है और भी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेसी का क्लेम होगा अगर सोशल डेमोक्रेसी जो है आज ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन उससे प्रीवियस जो है मानते हैं कि वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का प्रोडक्ट है। तो कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, कम्युनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेसी आ रही है। यानी कि वाद और प्रतिवाद जो है उसके बाद ही जो है संवाद जो आ रहा है वो अपने आप में उसका मिश्रण है। वो जो है अगर मिश्रण नहीं होता जो संवाद है वो क्या है, समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। सदन पर रखे गए विषय के पुरजोर विपक्ष महोदय, हमारा प्रतिपक्ष आता है और यथार्थवादी दार्शनिकों की एक डेफिनेशन देकर के जाता है और बहुत एक छिछले तौर पर आके आप वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों ही चीजों को डिफाइन नहीं करते हैं। डिबेट जिस परिप्रेक्ष्य में रची गई है उसमें ऊपर पर क्लियरली लिखा गया है कि वाद का अर्थ है पेड़ जिस किसी पृथ्वी द्वारा लिखी गई कविता होते हैं। हम पेड़ों को काटकर कागज बनाते हैं और अपने मन का खालीपन उस पर दर्ज करते हैं। ये परिप्रेक्ष्य क्यों रचा गया है महोदय? यहाँ पर पेड़ से तात्पर्य है प्रकृति की एग्जिस्टेंस, उसमें एस्थेटिक सेंस का होना, एस्थेटिक ब्यूटी का होना। प्रतिवाद का अर्थ है उसी पर्टिकुलर प्रकृति का दोहन कर दिया जाना, और उसके बाद संवाद का अर्थ है कि एक ऐसा कंक्लूसिव डिसीजन लेकर आना जहां पर प्रकृति का दोहन और प्रकृति के एस्थेटिक सेंस यानी कि उसकी उपयोगिता के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। मान लिया गया कि ये बात प्रतीकात्मक है, परंतु इस परिप्रेक्ष्य में इस डिबेट को रचा जाना है। आप आकर के कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इस डिबेट में लेकर के जाते हैं जिसका कोई सेंस इस डिबेट के अंदर नहीं बनता है। जैसे आप आकर के कहते हैं कि ठीक है, तर्क की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि वाद की कोई सीमा नहीं होती, ठीक इसी तरह प्रतिवाद की भी कोई सीमा नहीं होती। तो इससे ये कहां पर प्रूव हो रहा है कि संवाद नॉन एग्जिस्टेंट है, संवाद एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वाद की सीमा ना होना, प्रतिवाद की सीमा ना होना यह थोड़ी दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से संवाद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब आप आकर मिथक की डेफिनेशन देकर के जाते हैं तो आप खुद ये बात बोलते हैं कि मिथक वो है, मिथक एक इल्यूजन है जो आपको लगता है कि एक इल्यूजनिस्टिक स्फीयर में हो रहा है, और उसके बाद बोलते हैं कि ये जो चीजें ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये भी नहीं बता करके जाते हैं कि मनुष्य को लग कहां पर रहा है और लग कैसे सकता है। आप आकर के कहते हैं कि बात जो है एक तर्क है और तर्क के बाद जो प्रतिवाद आता है उस पर अब एक्चुअली यहाँ पर संवाद क्या है वो समझ लिया जाना हमारे द्वारा जरूरी हो जाता है महोदय। एक्चुअली संवाद का मतलब होता है कि क्या चीजों पर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। अब आप आकर के कहते हैं कि हम एब्सोल्यूट एंड होगा तभी हम उसको मानेंगे कि यही संवाद है। आखिर ऐसा क्यों है? संवाद अपने आप में जो शब्द है जो समवाद से बनता है, समवाद का मतलब उसमें मिश्रण है। सम मतलब सभी लोग, जितने उस पर्टिकुलर वाद प्रतिवाद में इन्वॉल्व सभी लोग हैं वो मिलाकर के संवाद बना रहे, तो उनके बीच में क्या एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है? इस चीज पर ये पर्टिकुलरली डिबेट रची जाएंगे। आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम एब्सोल्यूट एंड को ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? एब्सोल्यूट एंड में ही ऐसा क्या होगा कि उसी को आप संवाद मान पाएंगे, इसके बारे में नहीं बता करके जाते। फिर आकर के कह देते हैं हम मिश्रण को नहीं मानेंगे, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें दोनों के कंपोनेंट्स है, वाद का भी कंपोनेंट है और प्रतिवाद का भी कंपोनेंट है। उन दोनों के कंपोनेंट होने के बावजूद भी अगर एक कंक्लूसिव स्पेयर निकल कर आ सकता है तो आप उसको संवाद क्यों नहीं मान सकते महोदय? ये मेरा पहला प्रश्न है हमारे प्रतिपक्ष से। अब हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स में आना चाहूंगा महोदय कि वाद प्रतिवाद के बाद संवाद का आना किस प्रकार पॉसिबल है।
है। सबसे पहले इसको एनवायरमेंटल परिप्रेक्ष्य में एग्जांपलाइज करते हुए बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वाद प्रतिवाद यानी कि प्रकृति की एग्जिस्टेंस और उसके दोहन के बीच का एक रास्ता अपने आप में संवाद भी एक डायनेमिक चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यदि संवाद माना जाए तो वो खुद में एक डायनेमिक चीज है, क्योंकि डेवलपमेंट है यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, अपने आप में एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। प्रोसेस के अकॉर्डिंग्स में धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम उस पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार कर रहे हैं कि यदि कोई हाईवे बनाया जाना है तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति का कितना हनन हो रहा है, इससे उतना हनन तो नहीं हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए। पहला कारण है कि संवाद एग्जिस्ट करता है। दूसरा कारण संवाद इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मनुष्य के अंदर स्वार्थ तो है परंतु एक सर्वाइवल एक्सटेंट भी एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स आते हैं तो ये नए नए प्रिंसिपल्स क्यों आते जाते हैं। नए नए प्रिंसिपल्स का आना अपने आप में बताता है और उसके बावजूद भी इस दुनिया का स्ट्रक्चर एनार्किकल ना होना, क्योंकि आपके पैराडाइम में स्ट्रक्चर जब एनार्कल हो जाएगा वो एब्सोल्यूट एंड होगा। नहीं महोदय, मतलब क्या है कि सारी फिलोसफी, सारी पॉलिटिकल फिलोसफीज के एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी उनके बीच में एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है। ये दर्शाता है महोदय कि संवाद एग्जिस्ट कर रहा है महोदय। तीसरी बात, मनुष्य के अंदर सर्वाइवल की जब इंस्टिंक्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो उस कारण स्वरूप भी जो है संवाद को लाना चाहता है। मतलब वो इस चीज को समझता है कि एब्सोल्युटली किसी एक पक्ष की तरफ झुक जाना या किसी एक चीज की तरफ झुक जाना जो है वो उस पर्टिकुलर चीज पर टाइम फ्रेम पे हानिकारक हो सकता है, तो वो एक बैलेंस बना करके चलना चाहता है। आप खुद कहते हैं कि लाइफ में टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग्स में चीजें डायनेमिक होती है, तो ठीक उसी प्रकार संवाद भी उस पॉइंट पे डायनेमिक हो जाता है। और संवाद कभी स्टैटिक हो भी नहीं सकता क्योंकि वाद और प्रतिवाद से ही मिलकर के बन रहा है। तो जब आप कहते हैं कि वाद प्रतिवाद डायनेमिक है तो संवाद किस प्रकार से स्टैटिक ही होगा और क्यों स्टैटिक होगा आप आकर के बता करके जाए। चौथी बात महोदय, मनुष्य के अंदर एक फियर फैक्टर भी कॉन्स्टेंटली जागृत रहता है। जैसे जब मैं एनवायरमेंट की बात करता हूं तो उस पर हमको देख लेना आवश्यक है कि एनवायरमेंट में व्यक्ति जो है वो प्रकृति के प्रिवेंटिव चेक्स से लगातार डर रहा है कि प्रकृति खुद कुछ ऐसे चेक्स ना ले ले जो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे भी वो एक बैलेंस बनाने की बात करता है। आप पॉलिसीज की बात करते हैं तो पॉलिसीज में भी ऐसा है कि दोनों पक्ष, अगर कोई डिसीजन को लिया जाना है तो दोनों पक्षों की बात किसी पर्टिकुलर हाउस में रखी जाती है और उस पर एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस बिठाया जाता है। कॉमन मिनिमम कंसेंसस बिठाए जाने के बाद उसमें डिसीजन लिया जाता है और वो डिसीजन जो होता है वो कॉमन वेलफेयर की तरफ जाता है और वो कॉमन वेलफेयर जो है महोदय वो एब्सोल्यूट कंक्लूजन है। अब उसके बाद अगर कोई नया मुद्दा उठता है, उसी पर्टिकुलर मुद्दे का एक्सटेंशन होता है आपके अम्ब्रेला में जाकर के भी, तो उसके अंतर्गत भी महोदय जो संवाद निकल कर आ रहा है कॉमन मिनिमम कंसेंसस से, जो कंक्लूसिव डिसीजंस निकल कर आ रहे हैं कॉमन मिनिमम कंसेंसस से महोदय, वो इस डिबेट में दर्शाते हैं कि संवाद जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रकार से मिथक नहीं है। धन्यवाद। सबसे पहले महोदय मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, हमने यथार्थवादियों का सदन नहीं बनाया था, हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म को मानने वाले फिलोसफर्स का सदन बनाया था। और एग्जिस्टेंशियलिज्म को नहीं सकते क्योंकि हमेशा मनुष्य के मन में तर्क और जो है प्रतिवाद या प्रतिवाद उभरता रहेगा और आप कभी भी किसी परफेक्ट स्टेट तक पहुंचेंगे नहीं। कहीं पे भी हमारी संवाद की या वाद की या प्रतिवाद की डेफिनेशन का काउंटर करके नहीं जाते हैं। उसके बाद में ये बात कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने संदर्भ को उठाया कि प्रकृति का दोहन एग्जिस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपकी परिभाषा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या अपने आप में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र नहीं है जो ये मानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जा रहा है, उनके प्रति एक छलावा है कि उनका विकास ना हो पाए? तो अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या परिभाषा जो है एक विकसित राष्ट्र की या एक गरीब राष्ट्र की अपने आप में अलग अलग नहीं है? तो वहां पर एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस कैसे बन गई, संवाद कैसे बन गया, ये बता के जाइए। दूसरी तरफ मेरे जो मेरे नेता थे वो यहाँ पे स्पष्ट करके गए कि वाद जो संवाद होगा उसका अर्थ ये होगा कि वाद और जो प्रतिवाद आया है उसकी रेलेवेंस वहां पे खत्म हो गई। रेलेवेंस खत्म होने का मतलब है कि अपने आप में अब वो आइडियोलॉजी जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। उन सोसाइटी जो भी सोसाइटी है, जो भी समाज है, उसके किसी भी टाइम फ्रेम जो है उसमें या किसी भी प्रकार के समाज के डायमेंशन में उस विचारधारा का कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं। वो विचारधारा पूरी तरह से निरर्थक हो चुकी है। उसके स्थान पर हम एक ऐसी परफेक्ट स्टेट पे पहुंच गए हैं जहां पर किसी भी विचारधारा की कोई जो है जगह ही नहीं बची है जिनसे वो आई है। लेकिन अपने आप में जैसे मेरे नेता ने बताया सोशल डेमोक्रेसी जिसको कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म का जो है मिक्सचर बताया जाता है समाज में एग्जिस्ट
एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बावजूद हम चरम कैपिटलिस्टिक देशों को देख रहे हैं, अमेरिका जैसे देशों को देख रहे हैं जो आज भी सोशल डेमोक्रेसी को नहीं मानते। दूसरी तरफ हम जो है नॉर्थ कोरिया को भी देख रहे हैं, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कम्युनिज्म को मानते हैं। अल्टीमेटली संवाद कहां पे आ रहा है, यानी परफेक्ट स्टेट कहां पे आ रही है जहां पे वाद और प्रतिवाद अपने आप में खत्म हो जाए। उसके बाद में कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में कॉमन मिनिमम कंसेंसस निकाली जा सकती है। एक हाउस है, उसमें तमाम विचारधारा के लोग हैं, वो एक समान उसमें आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, कई बता के नहीं जाते, हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए संसद है, संसद के अंदर विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने आपस में बहस की, वो कॉमन कंसेंसस पे कहां पहुंचे, जहां पे वोटिंग हुई, जहां पे जिस संख्या में जो लोग ज्यादा भारी थे उन्होंने अपनी बात मनवा ली, वहां पे कॉमन मिनिमम कंसेंसस कहां पे बन गई, यहाँ पे कंसेंसस कैसे बनी ये बता के जाइए। दूसरी तरफ जो है ये कहते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल है अपने आप में जो है एनार्की एग्जिस्ट नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। अगर परफेक्ट जो है एनार्की एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी एक तरह से परफेक्ट आइडियोलॉजी आ गई। क्या इंटरनेशनल आईआर के संदर्भ में एनार्की एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्या अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे? अपने आप में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों की मोरालिटी क्या होगी, इसके प्रति भी कोई संवाद एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में संवाद एक मिथक नहीं है? जैसे कि मेरे नेता बता के गए हैं कि मिथक अपने आप में वो होगा जहां पे एक मनुष्य है, उस मनुष्य ने अपना कोई भी विचार रखा, उस विचार को, वो विचार जो है अगर अपने आप में परफेक्ट है, अगर मनुष्य उसमें चेंज नहीं कर पा रहा तो वो अपने आप में मिथक नहीं होगा। अगर मनुष्य का वो विचार अपने आप में परफेक्ट नहीं है, यानी हर टाइम फ्रेम में, हर समाज के डायमेंशन में वो विचार उसी प्रकार से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो अपने आप में वो विचार मिथक होगा। दूसरी तरफ ये जो कविता का उदाहरण देके जाते हैं, मैं उस पर भी आता हूं। अपने आप में इन्होंने बोला कि पृथ्वी द्वारा लिखी, ये संदर्भ में लिखा गया है कि जो पेड़ है पृथ्वी द्वारा लिखी गई कविताएं। अपने आप में ये जो वाद है इसके अंदर ही विभिन्न प्रकार की बातें आ जाएंगी कि जो कविता है वो अपने आप में चेतन शक्ति के द्वारा आती है, क्या पृथ्वी के पास में चेतना होती है? या फिर जो दूसरी वाली बात है कि हम पेड़ों को काट के कागज बनाते हैं अपने मन का। तो ये जो वाद और प्रतिवाद है ये श्रृंखला हमेशा चलती ही रहेगी, क्योंकि विभिन्न टाइम फ्रेम कांस्टेंट में जो भी विचार होगा उसको नए सिरे से आप ला सकते हो, नए सिरे से अप्लाई कर सकते हो। और अगर नए सिरे से अप्लाई कर सकते हो तो परफेक्ट स्टेट का वहां पर किसी भी प्रकार से कोई साधन बचा कैसे? अब मैं अपने नेता के जो है पॉइंट्स पे आता हूं। जो मेरे नेता ने जो बायोलॉजिकल वाला पॉइंट दिया था, मैं उसको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूं कि एक कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना ही इस प्रकार से हुई है कि उसके मस्तिष्क के एक हिस्से में तर्क आ रहा है, जो मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है उसमें उसके जो है तर्क के विरोध में तर्क आ रहा है। अगर मनुष्य जो है वो इनहेरेंटली इस प्रकार से प्रकृति द्वारा रचा गया है कि तर्क और तर्क के विरोध में आने वाला जो प्रतितर्क है वो कभी भी श्रृंखला समाप्त नहीं हो सकती, तो वहां पे संवाद की गुंजाइश ही कहां बचती है, जब मनुष्य कभी उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकता बायोलॉजिकली। दूसरी तरफ जो मेरे नेता ने बोला कि किसी भी तर्क की अपनी कोई सीमा नहीं होती। अब मैं उस बात को यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अपने आप में एक तर्क है जो कि आज से 5000 साल पहले मान लीजिए आया है, धर्म के बारे में एक तर्क आया है। अपने आप में उसी धर्म की विचारधारा को विभिन्न रूप से क्या समाज में स्थापित नहीं किया जा रहा, और धर्म के विरोध में नास्तिकता का विचार भी आया है, तो क्या धर्म और नास्तिकता का विचार एक साथ समाज में है? क्या उन दोनों के मिक्सचर से कोई एक ऐसा तर्क आ चुका है जिससे धर्म भी अपने आप में इररिलेवेंट हो जाए या एथिज्म भी अपने आप में इररिलेवेंट हो जाए? अगर दोनों विचारधाराएं एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम कांस्टेंट में कर रही है, तरह तरह से धर्म जो है वो समाज में वापस आ रहा है, तरह तरह से धर्म को समाज में काटा भी जा रहा है, तो आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि धर्म और नास्तिकता का मिलन करा देंगे। और अगर धर्म और नास्तिकता का मिलन करा देंगे तो बता के जाइएगा कि उन दोनों विचारधाराओं का मिलन किस प्रकार से कराएंगे कि अपने आप में वो दोनों विचारधाराएं इररिलेवेंट हो जाएं। उसके बाद में बोल के जाते हैं कि कंपोनेंट होने के बाद में मिक्सचर हो रहा है, तो अपने आप में वहां पे संवाद क्रिएट हो गया, क्योंकि इसी प्रकार से जो है सोसाइटी फंक्शन करती है। अब आप देखिए कि कंपोनेंट जो है उनका मिक्सचर हो रहा है, या मेरे नेता ने भी माना है कि दो विचारधारा है उनके कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं, लेकिन क्या वो परफेक्टली मिक्स हो पा रहे हैं और क्या वो दोनों विचारधाराओं को एक प्रकार से इररिलेवेंट बनाए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ अपने आप में इन्होंने सदन को झुटला दिया है, या यथार्थवादियों का हमारे द्वारा बनाए गए सदन बनाने के बावजूद यथार्थवादियों के सदन में डिबेट कर रहे हैं, जबकि सदन यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है फिलोसोफर्स का बनाया गया है, तो इनकी डिबेट शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। धन्यवाद। मत है कि वाद प्रतिवाद के बाद संवाद का आना एक मिथक है। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि जो वाद और प्रतिवाद है, वाद और प्रतिवाद के एग्जिस्टेंस को मान के चलना है, और डिबेट इस चीज पे है कि क्या संवाद मिथ है कि नहीं है। हमारा जो पक्ष है सबसे पहले इस चीज की बात करता है कि जो वाद है कहीं ना कहीं वो सोशल कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रतिवाद है वो
उसी को सोशल कंडीशनिंग का उत्तर देने की कोशिश करता है, और जो संवाद है वो चेंज होता है। मतलब और बोलते हैं अगर संवाद चेंज होता है तो मिथ है। मतलब आप जिस पैराडाइम में बात करते हैं संवाद एक मिथ है, मतलब अगर वाद और प्रतिवाद के बाद सेम ही कंडीशन में संवाद आता है, मतलब ये तीनों चीज मिथ हो जाते हैं। मतलब आपकी तरफ से वाद और प्रतिवाद भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये बोलते हैं कि जो इनकी डिबेट की बुद्धिजीवी की डिफिनेशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म की है, जो मेरे नेता ने वो इसकी डिफिनेशन दी वो यथार्थवादी दार्शनिकों की है, ठीक है। और सबसे पहले मैं इनके काउंटर में आता हूँ। काउंटर में सबसे पहले बोल के जाते हैं इनके जो नेता हैं कि कहीं ना कहीं अगर किसी चीज में मिश्रण हो जाएगा तो उसका अंत नहीं मिल सकता, और अंत नहीं मिल सकता तो उसको मान नहीं सकते। हम किसी भी चीज में अगर हम वाद और प्रतिवाद में डिस्कस करते हैं और किसी भी चीज को हम उसको कहीं ना कहीं हम उसके निष्कर्ष पर आने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश होती है उसके बाद जो चीज एग्जिस्ट करता है वही कहीं ना कहीं संवाद के रूप में आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे नेता ने बात की कि जैसे जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हम उसका दोहन करते हैं, उस दोहन करने के बाद जो हम एक नई मुहिम चलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो है संवाद। और संवाद का एग्जिस्ट करना, संवाद वो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आ पाना ही कहीं ना कहीं संवाद का एग्जिस्ट करना ही है। और अगर हम देखें कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, शायद अगर वो किसी भी पैराडाइम में अगर फेल कर जाता है, फिर नहीं हो पाता है, फिर भी जो उसकी सोच है उसको करने की कोशिश, सफल करने की कोशिश है, वो अपने आप में संवाद को लाता है, ठीक है। हाँ, अब ये बोलते हैं कि बहुत से राष्ट्र हैं जो कंसेंसस को मानते नहीं है, जो कंसेंसस में निर्णय ले जाते हैं। तो मैं बता दूं तो आज भी जो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर पा रही है, बहुत सारी चीज जो कंसेंसस की बात करते हैं डेमोक्रेसी में कैसे जो कंसेंसस लिए जाते हैं, कुछ चेहरों के दम पर लिए जाते हैं, कुछ नामों के दम पर लिए जाते हैं, जो लोग उसमें बैठते हैं पार्लियामेंट में। महोदय बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आ पाते हैं, और इसके द्वारा ही कंसेंसस आता है। मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों का निर्णय होता है। इसके बाद ये बोलते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म अभी तक भी कहीं अपने एंड पर नहीं है, अलग अलग जगह पे चेंज होता रह रहा है। आज जहां से भी सोशलिज्म निकला है, जिस भी कंक्लूजन पे आया है, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म जिस भी मोड में है, वो अपने आप में एक मुहिम, एक मोड बन के, एक कंक्लूजन बन के खड़ा है, अपनी आइडेंटिटी लेके, एक आइडियोलॉजी लेके, वो अपने आप में एक संवाद है। इसके बाद ये बोलते हैं कि हम बायोलॉजिकली ही नहीं पहुंच सकते किसी निष्कर्ष पे। महोदय कैसे नहीं पहुंच सकते? हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी में विवेक है। अगर हमारे पास विवेक है तो कैसे हम किसी चीज में निर्णय नहीं ले सकते? हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नहीं सोच सकते फिर बुद्धिजीवी किस बात के हैं आप, ठीक है। ये बोलते हैं धर्म और नैतिकता में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाइफर्केशन हो, कैसे अंतर वो एक साथ हो सकता है। महोदय हम यहाँ पे बैठ के इस चीज की बात करते हैं कि अगर भी धर्म में और नैतिकता में जो चीज है, हो सकता है कि अभी भी जो धर्म और नैतिकता को मिक्स करने में जो प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब वो चीज कहीं ना कहीं ऐसी लगे कि वो समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो उसको कोशिश करने के बाद जो चीज निकल पाता है वही कहीं ना कहीं संवाद बन जाता है। मतलब संवाद का पहुंच पाना, संवाद का एक एग्जिस्ट कर पाना ही संवाद का आना होता है। और डिबेट का जो उद्देश्य है कि संवाद को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करवाना, संवाद आगे कैसे चलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संवाद का निकलना। मतलब अगर मैं बोलूं कि प्रकृति में संवाद, हमने प्रकृति ने हमें रिसोर्सेज दिए और रिसोर्सेज के बदले में मानव ने उसका दोहन किया, लेकिन मानव को सोच पाना भी कि कहीं ना कहीं मानव उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच लेके आता है, वो अपने आप में भी कहीं ना कहीं वो संवाद है। ये फिर बोलते हैं कि हम जब भी हम संवाद को देखेंगे, संवाद को हम एब्सोल्यूट एंड को ही मानेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों एब्सोल्यूट एंड को मानेंगे? हमारे नेता ने इसका क्वेश्चन पूछा, उसका अभी तक आंसर नहीं आया कि क्यों हम उसके बाद कुछ चीज और क्यों नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट एंड ही क्यों होगा। उसके बाद एब्सोल्यूट एंड होने से आपको मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है, उसको अभी तक आप लोगों ने क्लियर नहीं करा है। और अगर आज के समय में देखें किसी चीज को एग्जिस्ट करना, मतलब अगर कोई भी कंसेप्ट है, वो हमने एक कंसेप्ट लाया, उसके बदले में नया कंसेप्ट आया, अगर इन दोनों को सुन के अगर किसी ने नया कंसेप्ट दिया, मतलब वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, वो अपने आप में एक संवाद का रूप है। तो मतलब अगर संवाद का वो रूप, संवाद का एक प्रोडक्ट, एक कंक्लूजन अगर उस तक पहुंच पा रहे हैं, तो अपने आप में एक जो सदन का इस हाउस का उद्देश्य वो पूरा होता है कि कहीं ना कहीं संवाद में पहुंच पा रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद ये बोलते हैं कि ये इन चीजों को ऐसे लेके चलते हैं कि जो मनुष्य है कहीं ना कहीं या तो ब्लैक को देखेगा, व्हाइट को, ब्लैक एंड व्हाइट को लेके चलते हैं। मतलब दो ही कलर होंगे, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट। महोदय एक ग्रे हुआ,
ब्लैक एंड व्हाइट का एक होता है ग्रे एरिया, जो ये दोनों के बीच के लेके आता है कि कहीं ग्रे एरिया है, वो चीज एक्सेप्ट करवाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट का एक बीच का रास्ता, और वही जो ग्रे एरिया है कहीं कहीं इस डिबेट में संवाद के रूप में उभर कर निकलती है कि जो डिबेट का मोशन है कि जो एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती। जैसे ये बोलते हैं कि एक तो होती है वाद, एक प्रतिवाद, और उसके बाद तीसरा कुछ होता नहीं, मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट और तीसरा कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं। जबकि समाज में हर परिवेश में एक ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम बात करें कि अलग डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें भी एक डेमोक्रेसी, सॉरी मेरा नाम नहीं आ रहा है, उसमें हम ये बात करते हैं कि दोनों के बीच ब्रिज को फिल करता है। तो मतलब सहमति और असहमति से जो एक हम आते हैं, जैसे कि इन्होंने बात करी पार्लियामेंट में कैसे लोग कंसेंसस में आते हैं, तो सहमति और सहमति से कहीं ना कहीं हम आते हैं सर्वसम्मति की ओर। मतलब कैसे लोग जो हैं, हाँ मेरा ठीक है, कैसे लोग अपने सहमति कंक्लूजन में पहुंच पाते हैं। धन्यवाद।